नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप.com। इस देश की सियासत को दो ध्रुवों में बांटा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। एक पार्टी है जो अपना अलग मकाम बनाने की महत्वाकांक्षा पाले हुए है, लेकिन बीती रात इस पार्टी ने मेरी जानिब इतनी बड़ी रणनीतिक भूल की है कि अब उसका भारतीय राजनीति में वापस लौटना असंभव की तरह है। मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़े वामपंथी दल CPI-M की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इसके महासचिव सीताराम येचुरी का एक प्रस्ताव खारिज हो गया। उनके और प्रकाश करात, जो उनसे पहले महासचिव रहे, दोनों के बीच की लड़ाई अब सतह पर आ चुकी है और इस लड़ाई का एक नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लगा पलीता भी होगा। इन दोनों की कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से। यूके की एडिनबरा यूनिवर्सिटी, जहां से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करते हैं प्रकाश करात, देश वापस लौटते हैं और जुड़ते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता AK गोपालन के साथ। गोपालन के निजी सचिव की हैसियत से वो भारत में वामपंथी आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करना शुरू करते हैं। फिर अपने पॉलिटिकल बॉस के इशारे पर 1 बरस पहले बनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। साल 1973 में प्रकाश करात JNU-SU के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसी दौरान वो CPM के छात्र संगठन SFI यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना करते हैं। 1974 में प्रकाश करात JNU से बाहर जाते हैं पूरे देश में SFI के काम को फैलाने के लिए। और इस नए बने लाल टापू में प्रकाश करात की जलाई मशाल को थामता है आंध्र प्रदेश से आया हुआ एक और नौजवान, जिसका नाम है सीताराम येचुरी। इमरजेंसी के दौर में जब देश के बड़े विश्वविद्यालयों के छात्र नेता, खास तौर पर छात्र संघों के पदेन अधिकारी सबसे सक्रिय भूमिका निभा रहे थे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में, तब JNU में छात्र संघ के अध्यक्ष थे सीताराम येचुरी। उनसे पहले आनंद कुमार अध्यक्ष थे, जिनको बड़ा रोल दिया गया। और 77 के दौर में जब चुनाव हुए तब येचुरी को ये जिम्मेदारी मिली। जिस समय प्रकाश करात और सीताराम येचुरी की जोड़ी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर लाल रंग पोत रही थी, पार्टी का आला कमान एक बड़े संकट से गुजर रहा था। साल 1964 यानी कि पार्टी की स्थापना का वर्ष, तब से लेकर 1975 तक पार्टी के महासचिव थे P सुंदरैया। 1975 में पार्टी के पोलित ब्यूरो के सामने एक बड़ी चुनौती आई। मुश्किल ये थी कि पार्टी इमरजेंसी के विरोध में उन सभी दलों के साथ खड़ी नजर आए जिनमें जनसंघ जैसे धुर दक्षिणपंथी दल भी शामिल हैं और समाजवादी दल भी, या फिर अपनी एकला चलो की नीति पर कायम रहे। सुंदरैया का मत था कि कांग्रेस के विरोध के चलते कम्युनिस्ट पार्टी को विपक्ष के उन दलों के साथ नहीं मिलना चाहिए जिनकी नीतियां स्पष्ट नहीं हैं, जो अपने रवैये में हिंदूवादी हैं और दक्षिणपंथी हैं। लेकिन पार्टी का बड़ा तबका सुंदरैया की इस राय से सहमत नहीं था। पोलित ब्यूरो में जब उनका प्रस्ताव खारिज हो गया तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। ये मैं आपको अतीत की कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि 20 और 21 जनवरी 2018 को एक बार फिर से पोलित ब्यूरो के सामने ऐसा ही संकट पेश आया, जब पार्टी के मौजूदा महासचिव सीताराम येचुरी का प्रस्ताव गिर गया वोटिंग में और पूर्व महासचिव प्रकाश करात के समर्थकों का पेश किया हुआ प्रस्ताव पारित हो गया। प्रकाश करात के समर्थकों का ये कहना है कि बिला शक देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता एक बड़ा खतरा है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को चुनौती देने के लिए 2019 के चुनाव में कांग्रेस या किसी और भी रूलिंग पार्टी या विपक्षी पार्टी के साथ किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। प्रकाश करात का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पर कांग्रेस की गोद में नहीं बैठना चाहिए। इसके उलट सीताराम येचुरी ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी भी विपक्षी दल के साथ किसी भी किस्म की एकता से परहेज नहीं करना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो मत विभाजन है, जो विचार का विभाजन है, उसे समझने के लिए आपको कम्युनिस्ट पार्टी के तौर तरीके समझने होंगे और इन दोनों की अदावत का इतिहास भी। दरअसल 90 के दौर में सिर्फ 2 या 3 राज्यों तक सीमित रह गई थी लेफ्ट पार्टियां। पश्चिम बंगाल, 5-5 साल के अंतराल पे केरल,
और इसके अलावा उनका तीसरा दुर्ग था त्रिपुरा। ऐसे में उस वक्त के पार्टी के महासचिव हरिकिशन सिंह सुरजीत को ये लगा कि यदि केंद्र की सत्ता में लेफ्ट पार्टियों की भागीदारी नहीं रहेगी तो उनका प्रभुत्व, उनका वर्चस्व नहीं बढ़ेगा। इसी समझ के साथ सबसे पहले 1989 में जनता दल को समर्थन दिया गया। तब उसे रामो और वामो का गठबंधन कहा गया। रामो यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा, जिसमें जनता दल, असम गण परिषद समेत कई पार्टियां थीं, और वामो यानी कि वाम मोर्चा, जिसका नेतृत्व सीपीएम कर रहा था, और सीपीएम के अलावा उसमें सीपीआई और आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी पार्टियां थीं। हरिकिशन सुरजीत को दोबारा अपने पत्ते खेलने का मौका मिला 1996 में, जब लोकसभा के चुनाव परिणाम त्रिशंकु रहे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल था, लेकिन 13 दिनों के भीतर वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। उस दौर में हरिकिशन सुरजीत ही थे जिन्होंने एक तरफ नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस को मनाया कि वो यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट करे, दूसरी तरफ अपनी पार्टी की टूट को भी बचाया। दरअसल उस वक्त ही पार्टी में दो धड़े हो गए थे। एक धड़े का मानना था कि लेफ्ट फ्रंट को सबसे बड़ा मोर्चा होने के नाते इस यूनाइटेड फ्रंट सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। उनका मानना था कि ज्योति बसु के प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया है। लेकिन उस वक्त पोलित ब्यूरो में यंग टर्क्स का एक दल था जिसका नेतृत्व प्रकाश करात कर रहे थे, जो किसी भी किस्म के संशोधन से परहेज करना चाहते थे। प्रकाश करात का मानना था कि ऐसी किसी भी सरकार में हिस्सेदारी नहीं निभानी चाहिए जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, कांग्रेस की दया का पात्र है। प्रकाश करात के नेतृत्व में जब यंग टर्क्स ने वीटो कर दिया तो ज्योति बसु ने भी हाथ पीछे खींच लिए, और उसके बाद सरकार चलाने का मौका मिला जनता दल को। जनता दल में भी लालू प्रसाद यादव और दूसरे नेताओं के बीच उठापटक तेज रही, और इसके चलते ताज गया उस वक्त के कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जनता दल के दक्षिण में कद्दावर नेता एच.डी. देवेगौड़ा के सर पर। वो अलग कहानी है, कहानी की कैसे तमाम विरोधों के बावजूद नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी के दौर में भी हरिकिशन सिंह सुरजीत भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर इन सारे दलों को एक किए रहे 1.5-2 बरस के लिए ही सही। और इस एकता का अगला परिणाम नजर आया 2004 में, जब 3 राज्यों में चुनावी विजय से अति आत्मविश्वास में आए और प्रमोद महाजन की सलाह पर चुनाव में कूद गए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए वाली सरकार को 2004 में हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार फिर से 1996 जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन इस बार लेफ्ट फ्रंट को किसी थर्ड फ्रंट के लिए समर्थन नहीं जुटाना था, बल्कि खुद को कांग्रेस को सपोर्ट देने के लिए तैयार करना था। इस वक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश करात, जो हिचक रहे थे क्योंकि पहले वो संशोधनवाद के खिलाफ लाइन ले चुके थे। ऐसे में हरिकिशन सिंह सुरजीत ने उन्हें समझाया कि जनादेश की सही व्याख्या यही है कि सभी दल मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया गया है उसके बाद बनी राजनीतिक स्थितियों के हिसाब से काम करें। प्रकाश करात को लगा कि उनका जो मॉरल प्रेशर रहेगा, उनकी पार्टी का जो प्रेशर रहेगा, इसके चलते यूपीए की सरकार बहुत सारे जनवादी कदम उठाएगी। इस पूरे विश्लेषण को लिखने वाले मेरे साथी विनय सुल्तान का मानना है कि जब जब कांग्रेस के ऊपर इस तरीके की पॉलिटिकल क्राइसिस आती है, वो सेंटर से लेफ्ट की तरफ खिसक जाती है। चाहे 1967 का दौर हो, जब पार्टी में सिंडिकेट के विरोध का सामना कर रही थी इंदिरा गांधी और उन्हें समाजवादी ब्लॉक का समर्थन हासिल करने के लिए, कम्युनिस्टों का समर्थन हासिल करने के लिए कई ऐसे कदम उठाने पड़े जो उनकी घोषित नीतियों के अनुकूल थे। फिर चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, या प्रिवी पर्स को खत्म करना, या फिर गरीबी हटाओ का नारा देना। वैसा ही कुछ 2004 में हुआ, जब यूपीए की सरकार को अपनी जनवादी छवि पेश करनी पड़ी। चाहे मनरेगा की स्कीम हो या इस तरह की दूसरी राइट टू फूड या और भी स्कीम जो अगले 5 साल 10 साल में सरकार ने लागू करने की कोशिश की, सब में लेफ्ट फ्रंट का दबाव, उसकी छाप साफ नजर आती है। प्रकाश करात का दौर बीता, खराब ढंग से बीता, क्योंकि न्यूक्लियर डील के मसले पर उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। उनको ये भरोसा था कि उनके पूर्व सहयोगी उनके साथ रहेंगे, लेकिन आखिरी मौके पर राजनीति के कुशल खिलाड़ी और आगे की देख रहे मुलायम सिंह यादव ने गच्चा दे दिया और उनकी पार्टी एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह का हवाला देकर कांग्रेस के पक्ष में खड़ी नजर आई। लेफ्ट को लगा कि वो बीएसपी को साथ लेके एक नया समीकरण बना सकते हैं। मायावती को प्रोजेक्ट किया जाने लगा, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और उसके साथ के दल बुरी तरह चुनाव हारे। इसके बाद पार्टी में प्रकाश करात का करियर नीचे जाने लगा। 2 बार का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था।
हालांकि पॉपुलैरिटी में वो नीचे जा रहे थे, लेकिन पोलित ब्यूरो में संख्या बल के लिहाज से अभी भी वो खासे मजबूत थे। प्रकाश करात के साथ पार्टी का केरल वाला फ्रंट था। इसके अलावा उन्होंने मेन पार्टी में आने से पहले C2 यानी कि जो पार्टी का श्रमिकों का संगठन था उसके लिए भी जमकर काम किया था। तो उन दोनों के समर्थन के बल पर वो पार्टी में बने हुए थे। ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि दिल्ली के सर्कल में लोकप्रिय राज्यसभा के सांसद और JNU में प्रकाश करात के जूनियर सीताराम येचुरी को बहुत आराम से प्रकाश के बाद ये कुर्सी मिल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। उन्हें कड़े राजनीतिक मुकाबले का सामना करना पड़ा और महासचिव बनने के बाद भी सीताराम येचुरी पार्टी को अपने ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि केरल जो प्रकाश करात को सपोर्ट करता है वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार है और प्रकाश करात के चेले पिनराई विजयन वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में सक्रिय हैं। प्रकाश करात का जो विरोध करते थे अच्युतानंद, उनको पार्टी में किनारे कर दिया गया है और उनकी बगावत का कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता है। वहीं सीताराम येचुरी को सपोर्ट कर रहे बंगाल वाले ब्लॉक की राजनीतिक ताकत कमज़ोर हो गई है। इसलिए भी कमज़ोर हो गई क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में इसी ब्लॉक की वकालत पर पार्टी ने यह फैसला लिया था कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। वो चुनाव में बुरी तरह खेत रहे, ममता बनर्जी से सत्ता वापस छीनने में असफल रहे। इतना ही नहीं, मुख्य विपक्षी दल की अपनी हैसियत भी खो बैठे। जो छोटे वामपंथी दल थे उन्होंने तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। ऐसे में जब पार्टी पश्चिम बंगाल में कमज़ोर हो चुकी है तब विमान बोस या सूर्यकांत मिश्र का समर्थन ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। और इसीलिए 20-21 जनवरी को जो संशोधन के प्रस्ताव पेश किए गए उनके गिरने के बाद सीताराम येचुरी ने पुरानी परंपराओं का हवाला देते हुए पोलित ब्यूरो में अपना बहुमत न होने की बात कहते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों जानते थे कि ये एक किस्म का पॉलिटिकल स्टंट है अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए। दोनों ही पक्षों ने कहा कि नहीं, इस्तीफे की जरूरत नहीं है। उधर सीताराम येचुरी के खेमे को ये लग रहा है कि अप्रैल में हैदराबाद में जब पार्टी की कांग्रेस होगी तब शायद वो अपने द्वारा पेश किए गए संशोधन प्रस्तावों को पारित करवाने में सफल हो। इस विश्वास के पीछे उनकी ये सोच है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा मेंबर उन राज्यों से आते हैं जहां पर पार्टी संगठन संख्या बल के लिहाज से सबसे ज्यादा मजबूत है और इस तालिका में सबसे ऊपर आता है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कई और उत्तर भारत के राज्य हैं जो सीताराम येचुरी के रुख का समर्थन कर सकते हैं ताकि उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बची रहे। आखिरी में चलते चलते बस एक सलाह देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को, अब तो उन्हें इस वैलेंटाइंस डे पर एक लाल गुलाब और एक प्यार भरा ग्रीटिंग कार्ड प्रकाश करात को भेज ही देना चाहिए। यदि सीताराम येचुरी के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट एक ऐसा विपक्षी महागठबंधन बनाने में सफल हो जाता जिसमें कांग्रेस के अलावा कई रीजनल पार्टियां होती तो शायद वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को कड़ी चुनौती देने में सक्षम होते, लेकिन फिलहाल इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। 1996 में ज्योति बसु के प्रधानमंत्री के पद को ठुकराने की बात को बाद में पार्टी ने ऐतिहासिक भूल कहा था। हो सकता है कि 20 से एक बरस बाद JNU का ही कोई इतिहास का विद्यार्थी 21 जनवरी के प्रस्ताव के गिरने को भी ऐतिहासिक भूल की श्रेणी में ही रखे। नरेंद्र मोदी को इसीलिए प्रकाश करात को खत भेजना चाहिए प्रेम भरा, क्योंकि प्रकाश करात का अड़ियल रवैया उनका हित साध सकता है। सियासत की और कहानियों के साथ आपके बीच फिर लौटेगा thelalantop.com। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि लेफ्ट पार्टियों के रेलेवेंस के बारे में, उनकी प्रासंगिकता के बारे में आपका क्या सोचना है। क्या आपको लगता है कि पूरी जिंदगी ये लोग क्लास का राग अलापते रहे और जो हिंदुस्तान की सियासत की बुनियादी सच्चाई है, जाति, उसको एड्रेस नहीं कर पाए और इसीलिए ये कुछ टापुओं में सिमट कर रह गए और वहाँ भी ये अपने राजनीतिक अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं और आपको दी लल्लन टॉप की पॉलिटिकल कवरेज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह का कोई वीडियो अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। जो साथी फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उनको सियासत पसंद है, ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें और यदि किसी कॉमरेड दोस्त को जानते हैं तो उसको ज़रूर टैग करें ताकि उसकी राय से भी हम परिचित हो सकें। शुक्रिया।